प्रखर वक्ता नहीं हूँ। मैडम का ये स्नेह है, उन्होंने मुझे प्रखर वक्ता कहा। और लघुता में जो आनंद है वो किसी चीज में नहीं है। मुझे नानक की एक पंक्ति याद आ रही है कि नानक नन्हे बने रहो जैसी नन्ही दूब, बड़े बड़े बहिजात हैं दूब खूब की खूब। सम्मानित मंच और आप सब, इस संसार में दो चीजों पर बोलना सबसे कठिन होता है, एक प्रेम पर और दूसरा प्रिय पर। और ये दोनों स्थिति आज मेरे साथ। एक ऐसा कवि जिसे मैंने बचपन से आज तक लगभग हर स्थिति में देखा है, और जब उसकी कृति, उसके जीवन से गुजरे हुए विचार, उनके दृश्य, उनके जीवन की घटनाएं कविता के रूप में हमारे सामने आती है और आलोचना के लिए मुझे कहा जाता है, तो बड़ी धर्म सने उभयमती घेरी वाली स्थिति आ जाती है। प्रेम और प्रिय पर बोलना सचमुच सबसे कठिन होता है इस संसार के अंदर। इन्हीं की एक कविता है प्रेमिका के लिए। उनमें इन्होंने प्रेमिका के होठों की तुलना मोनालिसा के होठ से की। मुझे विंची याद आ गई। मैं एक छोटा सा प्रकरण सुनाता हूँ। लियोनार्डो दा विंची ने कहा था कि प्रेम के बिना जीवन बिल्कुल भी जीवन नहीं होता है। बातें बिल्कुल सपाट हैं, सिर्फ एक शब्द पर गौर कीजिएगा, बिल्कुल। प्रेम के बिना जीवन बिल्कुल भी जीवन नहीं होता है। ये विंची का कोट है, लिखा हुआ है। आपको पता होगा कि अगर मैं मिथकीय कथाओं का आश्रय लूं तो कृष्ण के बाद अमूमन आप मानते हैं कि वो हर कला में निपुण थे। भारतीय संस्कृति में ऐसा माना जाता है। विंची के बारे में आपको पता होगा कि उनमें कई गुण थे। वो अदाकार भी थे, वो नर्तक भी थे, वो दार्शनिक भी थे, वो कवि भी थे, वो चित्रकार भी थे। अमूमन जीवन के हर पहलू को विंची ने छुआ। बावजूद इसके कि आप जब उनके पूरे जीवन क्रम को देखेंगे तो सबसे पहले आपको लगेगा कि विंची जीवन में एक प्रेमी अवश्य हुए। तब उनको यह ज्ञात हुआ कि प्रेम के बिना जीवन बिल्कुल भी जीवन नहीं होता। ये बात सच है कि प्रेम के बगैर न कोई विंची हो सकता। और कहते हैं कि मोनालिसा जो पेंटिंग है उनकी विंची की, उसमें उन्हीं का वो स्त्रैण स्वरूप जो है विंची ने उस पेंटिंग में दिखाया। ये सचमुच सत्य है कि प्रेम के बगैर ना कोई विंची हो सकता है, ना कोई मीर तकी मीर हो सकता है, ना कोई गालिब हो सकता है, ना कोई मीरा हो सकती है। कोई भी कवि जिसने इस संसार को और खास करके हिंदी साहित्य को सींचा है, वो प्रेम के सिवा आगे नहीं जा सकता। प्रेम उसमें अन्यतम रूपों में अभिषिक्त। मैं देख रहा हूं कि आज की जो पीढ़ियां हैं, वो लोग कहते हैं ना, आजकल एक आंदोलन हुआ, शब्द आया था कि मेरे जहन में भी वो जेन जी 1996 के बाद की पीढ़ी, जो लगभग रोबोटिक पीढ़ी, जिसके अंदर संवेदना नहीं है। प्रेम तो दूर की बात, उसके लिए प्रेम भी एक इमोजी होकर रह गया। पहले तो 3 शब्द भी लोग बोल लेते थे, अब तो इमोजी से काम चल जाता है मोबाइल। आपको लगता है कि वो मीर तकी मीर की वो पंक्ति समझ पाएगा, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की, वो नहीं समझेगा। सबसे अधिक जरूरत अगर इस समाज को, इस देश को किसी चीज की है तो इस नफरती हिंसा के दौर में प्रेम की। मैं कविता के और कवि की पीड़ा पर नहीं जाऊंगा कि युद्ध और कविता में जो पीड़ा कवि की दिखी है, मैं उसकी तरफ बाद में जाऊंगा। लेकिन जिस पर सबसे अधिक कवि का फोकस है वो गहन प्रेमानुभव से उपजा हुआ कवि है। आप पूरे मैं इनकी पूरी ये पुस्तक को देख रहा था, तो सबसे अधिक जो जुड़ी हुई चीजें हैं वो चीजें हैं इनके अंदर, जो अभिव्यक्त प्रेम है वो सबसे महत्वपूर्ण। कई तरह का प्रेम उभर कर आता है, आपको दिखाई देगा। खिलजी का भी प्रेम, अमूमन जिसे साहित्य में त्यक्त माना जाता था, वो तो राजकमल चौधरी आए और बड़ी मुश्किल से वो किताब छपी, मछली मरी हुई। खिलजी का इश्क वो समलैंगिक संबंधों पर लिखा हुआ है। उर्दू वाले जानते होंगे, इनको मीर तकी मीर में भी वो चीजें दिखाई देंगी। और आप कहें तो अमूमन मीर के यहाँ तो ये स्थिति है 200 साल 300 साल पहले की, बहुत सी कविताओं को आप पोर्नोग्राफी कह सकते हैं, वो एरोटिक भी नहीं। कौन खोलेगा तेरे बंद ताला मेरे बाप,
नहीं, अद्भुत कविताएं। इनकी भी कविताएं आप जब देखेंगे तो लगभग वो एरोटिक होती चली जाती है। मतलब गहरे रूपों में प्रेम जो निकला है वो बिना अनुभव के नहीं निकल सकता। मैं कोई आक्षेप नहीं अभी इस बात करना बात वो गहरे प्रेमानुभव से क्या हुआ वो उपजी हुई कविता। एक तरफ प्रेम है और दूसरी तरफ उसी प्रेम के जहां से ऐसा लग रहा है जैसे एक ही डब्बे में कोई नमकीन और मीठी बिस्कुट डाल दिया। तो तभी उस कविता में इस पूरे काव्य संग्रह वो भी पृष्ठभूमि यूक्रेन के लिए लड़ते हुए कविता लड़ती। आप गाजा की स्थिति देख लीजिए, यूक्रेन की स्थिति देख लीजिए, कभी चिंतित है, वहां तक कभी पहुंचता है, सारी चिंता। लेकिन जितनी गहराई से इन्होंने प्रेम को अभिव्यक्त किया है वो चिंता बार बार मैं देखता हूँ। कभी एक साथ इनके काव्य संग्रह में मुझे दिखाई देने लगते हैं जब मैं इनकी कविता पढ़ता हूँ। सबसे पहले जो मेरा साक्षात्कार हुआ वो दिखने लगे हमको राजेश जोशी, बड़े करीब से दिखने लगे और लग रहा है जैसे हर कविता को पढ़ते हुए कि मैं इन कविताओं से और इस शैली से लगभग परिचित हूं। इनकी एक कविता है बच्चे मारे जा रहे हैं। आप देखेंगे एक तरफ वो राजेश जोशी की कविता है बच्चे काम पर जा रहे, उससे आगे की भी जो चिंता है वो कवि में दिखाई देती है कि अब बच्चे काम पर नहीं जा रहे, बच्चे मारे जा रहे। अब इसको इस दृष्टि से आप देखिए, आलोक धनवा दिखाई देते हैं इनके। कहीं कहीं इनकी चिंता उसी तरह दिखाई देती है जहां राजकमल चौधरी को चिंता दिखाई देती थी। उनको कमर की हड्डी और कलकत्ता में वो वियतनाम में एक ही युद्ध जो है दिखाई देता था। उनकी पीड़ा वही थी जो वियतनाम की जनता की पीड़ा थी। ये जो संवेदना है, इस संवेदना, और खास करके मैं बार बार कहता हूं कि अब आप अगर सोचें कि तुलसी की तरह, मीरा की तरह, कबीर की तरह, या बार बार कहें तो दिनकर की तरह कि कविताएं जन का कंठहार बन जाए वो मुश्किल है। कविताएं जब छंद से मुक्त हुई तो लगभग गद्य सी हो गई, आप याद नहीं कर सकते। उन कविताओं में सबसे प्रमुख होता है कि बिंब, और कविताओं का बिंब आपके हृदय तक कितना स्थित हो जाता, और कविताओं का बिंब आपके जहन में जाकर किस किस प्रकार का उत्पाद करता, ये कवि की सच्ची शक्ति होती है। अब कविता बिंब के जरिए लिखी जाती है। मैं कई बार कहता हूं राजेश जोशी की एक कविता है दंगे पर, आप देखेंगे सलीम, मैं और 59 का साथ, लगभग लगेगा बातचीत की शैली में कविता लिखी हुई है, गद्य की तरह कविता लिखी हुई है। लेकिन आप कविता देखिए बेजोड़ कविता है, दो भागों में लिखी हुई है। कोरोना के समय की इनकी कविताएं देखिए, वो बिल्कुल इनके काव्य संग्रह में मैं भी उपस्थित थी, सपत्नीक उपस्थित थी। टेलीफोन पर मुझसे बात हुई इनकी कोरोना के समय में, और कविता के रूप में किताब में आ गई। मिलोगे नहीं, बड़ी अच्छी कविता है। देखिए ये कवि सारी चीजें आपको, जब कोई कवि कोई शायर कह जाता है तब आपको लगता है ये तो बड़ा आसान चीज है, इसको तो हम ही कह सकते हैं। लेकिन कह जाने की जो दृष्टि होती है वो अमूमन आपके अंदर पैदा नहीं होती, वो कवियों के अंदर ही दिखाई देती है। तो एक तरफ इन्होंने प्रेम को भी छूने की कोशिश की, और बिल्कुल वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के उसने कहा था कि युद्ध की भी पृष्ठभूमि, प्रेम भी है वहां पर, और सवाल बड़ा अच्छा है। वो गालिब का शेर है और उसी से इन्होंने ये नाम जो है लिखा है, और कहते हैं कि ये गालिब का उत्तर इन्होंने दिया है। गालिब का शेर है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत का एक दिन मुय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। इनका शीर्षक है नींद जिसे रात भर नहीं आती। अब गालिब को नींद क्यों नहीं आ रही थी, वो गालिब की अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक पीड़ा थी। हर कवि अपने समाज के सत्य से, उस समय की चिंताओं से व्याप्त होता है। गालिब ऐसे दौर में पैदा हुआ था दिल्ली में जहां भारत का कोई निश्चित झंडा नहीं था। एक तरफ मुगलिया सल्तनत खत्म हो रही, अंग्रेज बादशाह आ रहे, बड़ा संक्रांति का दौर था। गालिब लगभग कंफ्यूज था कि किसको बादशाह है। उसके सामने ये संकट था कि अब उसको पेंशन कौन देगा, वो किस देश के लिए जी रहा है, वो किस देश में जी रहा है। व्यक्तिगत जीवन में इतनी पीड़ा जितनी आप सुन नहीं सकते, सारे बच्चे फौत हो गए, जिसको गोद लिया वो भी चल बसा। तो ये पूरी की पूरी गालिब के ये जिंदगी में वो चीजें ना जाती हैं, वहीं से ये शुरू करते हैं कि नींद जिसे रात भर नहीं आती।
अब इनकी पीड़ा आज की पीड़ा कि नींद क्यों रात भर नहीं आती, इन्होंने इसका उत्तर देने का प्रयास किया है, करता हूं। उसके बाद आप देखेंगे कि कई कवि एक साथ शिल्प के स्तर पर हो, भाव के स्तर पर लगभग टकराते चले जाते हैं। मुझे एक शायद वो गुमनाम से कवि है या आप लोग जानते होंगे, मुझे एक कवि बहुत पसंद आते हैं, यही बांका के हैं चंदन सिन्हा, अद्भुत कविता लिखते हैं। उसकी एक कविता पर मैं मेरे हाथ में होता मैं साहित्य अकादमी दे देता, उसकी हत्या में हथियार शामिल नहीं हो। अद्भुत कविता है उसकी हत्या। आप एक तरफ रघुवीर सहाय की कविता देख लीजिए, रामदास, और उसके बरस उस कविता को खराब कर दीजिए, उसकी हत्या में हथियार। अद्भुत कविता है। कविता की ये ताकत होती है कि वो कितने गहरे स्तर पर आपको, और कभी कभी आपको ये भी कोई बड़ा शब्द या कोई चमत्कार करने वाला शब्द लेकर आप कविता में आते हैं और आपको लगता है कि ये जनसाधारण में व्याप्त हो जाएगी। आसान शब्दों में कितनी बड़ी बातें आप कह जाते हैं। गाली में एक खासियत उर्दू वाले जानते हैं, सीधे सीधे शब्दों में वो इतनी बड़ी बातें कह जाता है कि आप चमत्कृत हो जाएंगे। हिंदी सिनेमा में एक बड़े गीतकार थे शैलन, एकदम सीधी सीधी जबान में लिखते थे, लेकिन बात तो बड़ी कह जाते। ये कलाकारी होती है। भाव के स्तर पर इनकी कविताएं, क्योंकि मैं बात करूंगा लंबा खींच जाएगा, वो आदत सी हो गई है और भी वक्ता है आप सुनेंगे, तो इनके भाव के स्तर पर बहुत अच्छी कविताएं बनती हैं। लेकिन कविता कभी भी दोष मुक्त नहीं होती, ये प्रयास होता है कवियों का। आप जब देखेंगे कुछ कविताएं, अभी एक हमारी छात्रा पाठ कर रही थी गौरैया, गौरैया एक मेटाफर की तरह आया है उस कविता में, लेकिन उस कविता में गौरैया जिस मेटाफर के साथ आया है वो क्रम भंग हो जाता है आगे जाकर के। आप जब देखेंगे वो कवि लक्षणा व्यंजना में अपनी बातें शुरू करता है और बीच में कविता फिर जो है अभिधा में आ जाता है। तो कहीं कहीं जो है शिल्प की दृष्टि से किसी किसी कविता में जो है वो चीजें टूटती हुई सी दिखाई देती है और धीरे धीरे कवि परिपक्व होता है। और लंबी कविताएं जब आप लिखते हैं तो उस लंबी कविता का अपना एक खतरा भी होता है। हर आदमी सूर्यकांत त्रिपाठी लेने वाला नहीं हो सकता। लंबी कविता का अपना एक खतरा होता है और उसमें अपने भाव को बचा पाना बड़ा मुश्किल सा होता है। तो कहीं कहीं ये चीजें जो खटकती हैं वो चीजें आगे वो चीजें नहीं आएंगी। और कवि के अगले भविष्य के लिए मैं आशान्वित हूँ। और जिस तरह की प्रगतिशील कविताएं ये लिखते हैं, मैं अंतिम बात, इसको बुरा ना माने कवि, मैं चाहूंगा कि जीवन में उतनी ही प्रगतिशीलता के साथ ये समाज में भी खड़े रहें। कभी कभी मुझे इस बात की याद है जीवन और प्रगतिशील रहें और